नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संतोष कुमार और आप देख रहे हैं कंपटीशन क्रेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। ठीक है, जून मंथ की। और ये पार्ट सेकंड रहने वाला है। पार्ट फर्स्ट हम जो है पहले ही अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, और ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जून 2026 में आईएफसी यानी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन और ग्लोबल इन्वेस्टर्स ने हाइजेन को ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड में 105 मिलियन यूएस डॉलर का इन्वेस्टमेंट किस पर्पज के लिए किया है। तो ये किया है ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स डेवलप करने, ठीक है, और ग्रीन मॉलिक्यूल्स की सप्लाई को इंडस्ट्रीज तक बढ़ाने के लिए। ठीक है, यानी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन और कुछ ग्लोबल इन्वेस्टर्स ने मिलकर जो है 105 मिलियन यूएस डॉलर का इन्वेस्टमेंट जो है हाइजेन को ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड में किया है। ठीक है, इस इन्वेस्टमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स को डेवलप करना है। ठीक है, और ग्रीन मॉलिक्यूल्स जैसे कि ग्रीन हाइड्रोजन हो गया और ग्रीन अमोनिया हो गया। ठीक है, तो इनकी प्रोडक्शन को बढ़ाना है। ठीक है, इसके साथ साथ स्टील, फर्टिलाइजर, रिफाइनरी और केमिकल इंडस्ट्रीज को क्लीन फ्यूल प्रोवाइड कराना है। ठीक है, और इंडिया के नेट जीरो कार्बन एमिशंस और नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को सपोर्ट करना है। ठीक है, अब इसके साथ साथ हम बात करते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है। ग्रीन हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन होता है जो रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कि सोलर हो गया आपका, ठीक है, और वाइंड एनर्जी हो गई, इसकी मदद से जो है पानी को इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू जो है तोड़कर बनाया जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है, और इस प्रोसेस में CO2 एमिशन नहीं होता है, इसलिए इसे क्लीन फ्यूल ऑफ द फ्यूचर भी कहा जाता है। ठीक है, क्लियर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंडिया के अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम के लिए किस ऑर्गेनाइजेशन को सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में रिकॉग्नाइज किया है। तो ये किया है सहमति फाउंडेशन को। किसको किया है? सहमति फाउंडेशन को। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि अकाउंट एग्रीगेटर क्या होता है। अकाउंट एग्रीगेटर एक आरबीआई रेगुलेटेड फ्रेमवर्क है जो कस्टमर की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जैसे कि बैंक अकाउंट हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, ठीक है, इंश्योरेंस हो गया, जीएसटी डेटा हो गया या पेंशन हो गया, ठीक है, तो इस डेटा को जो है कस्टमर की कंसेंट यानी परमिशन के बाद एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तक सिक्योर और डिजिटल तरीके से शेयर करता है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? अकाउंट एग्रीगेटर कहते हैं। ठीक है, इससे क्या है, इससे कस्टमर को बार बार डॉक्यूमेंट सबमिट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, और लोन अप्रूवल, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल सर्विसेज की प्रोसेस को फास्ट कर देता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि आरबीआई ने जून 2026 में क्या किया है। आरबीआई ने सहमति फाउंडेशन को इंडिया के अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम का सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज किया है। अब ये सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? एसआरओ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो अपने इंडस्ट्रीज मेंबर्स के लिए जो है बेस्ट प्रैक्टिसेस बनाती है। ठीक है, एथिकल स्टैंडर्ड्स मेंटेन करवाती है, इंडस्ट्रीज कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करती है। ठीक है, और इसके साथ साथ जो है कंप्लायंस और गवर्नेंस को मजबूत करती है। ठीक है, और आरबीआई और इंडस्ट्री के बीच जो है एक ब्रिज का काम करती है। इसी को हम क्या कहते हैं? सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यानी सहमति फाउंडेशन अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम में एक पार्टिसिपेंट्स को गाइडेंस देगी। ठीक है, और इकोसिस्टम को और ट्रांसपेरेंट और सिक्योर बनाएगी। ठीक है, तो अपना करेक्ट आंसर क्या है? सहमति फाउंडेशन। ठीक है, अब ऑप्शन में एनपीसीआई दिया हुआ है। ठीक है, एनपीसीआई, यूपीआई, रुपे, ठीक है, आईएमपीएस हो गया, एईपीएस हो गया, जैसे पेमेंट सिस्टम जो है ऑपरेट करता है। ठीक है, और ये जो है अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम का एसआरओ नहीं है। सेकंड है एनएसडीएल। एनएसडीएल क्या है? एनएसडीएल सिक्योरिटी और डीमैट अकाउंट्स का डिपॉजिटरी है। ठीक है, ये भी जो है अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम का एसआरओ नहीं है। ठीक है, और डी ऑप्शन था आपका जो है इंडियन बैंक का एसोसिएशन। आईबीए क्या है? आईबीए बैंक की एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है। ठीक है, इसे अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम के एसआरओ के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? जो है करेक्ट आंसर है सहमति फाउंडेशन। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 में वियोना फिनटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को बिल ऑपरेटिंग यूनिट के रूप में सर्टिफिकेशन किस पेमेंट सिस्टम के अंडर मिला है? तो ये मिला है भारत बिल पेमेंट सिस्टम के अंडर। ठीक है, भारत बिल पेमेंट सिस्टम क्या है?
भारत बिल पेमेंट सिस्टम एक आरबीआई और एनपीसीआई भारत बिल पे लिमिटेड द्वारा ऑपरेटेड इंटीग्रेटेड बिल पेमेंट प्लेटफॉर्म है। ठीक है, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है कस्टमर एक ही जगह से, जैसे कि आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, गैस बिल, वाटर बिल, ठीक है, मोबाइल रिचार्ज वगैरह हो गए, और या ब्रॉडबैंड का पेमेंट्स वगैरह हो गए, तो ऐसे कई सारे बिल्स को ऑनलाइन और सिक्योर तरीके से पे कर सकते हैं। किसके थ्रू? जो है भारत बिल पेमेंट सिस्टम के थ्रू जो है। ठीक है, जून 2026 में वेओना फिनटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को भारत बिल पेमेंट सिस्टम के अंडर बिलर ऑपरेटिंग यूनिट के रूप में सर्टिफिकेशन मिला है। ठीक है, बिलर ऑपरेटिंग यूनिट क्या होता है? बिलर ऑपरेटिंग यूनिट वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जैसे कि बिल्स, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया आपका, वाटर बिल हो गया, ठीक है, टेलीकॉम बिल, ठीक है, इन सभी को जो है भारत बिल पेमेंट सिस्टम प्लेटफॉर्म से कनेक्ट करती है। ठीक है, या बिल जनरेशन हो गया आपका, बिल कलेक्शन हो गया, ठीक है, या सेटलमेंट को मैनेज करती है। कौन मैनेज करता है? बिलर ऑपरेटिंग यूनिट। ठीक है, आप कह सकते हो कि वियोना फिनटेक का भारत बिल पेमेंट सिस्टम इकोसिस्टम में ऑफिशियली बिलर को ऑनबोर्ड और मैनेज कर सकती है। ठीक है, क्लियर? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 में नोवामा वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड को सेबी से म्यूचुअल फंड ऑपरेशन शुरू करने के लिए फाइनल अप्रूवल किस सब्सिडी के थ्रू मिला है? तो ये मिला है नोवामा असेट्स मैनेजमेंट लिमिटेड के थ्रू। म्यूचुअल फंड लॉन्च या मैनेज करने के लिए किसी भी कंपनी को सेबी की अप्रूवल लेनी पड़ती है। ठीक है, मैं नोवामा वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड को सेबी से म्यूचुअल फंड बिजनेस शुरू करने के लिए फाइनल अप्रूवल मिल गया है। ठीक है, और ये अप्रूवल कंपनी को उसकी सब्सिडरी यानी नोवामा असेट्स मैनेजमेंट लिमिटेड के थ्रू मिला है। ठीक है, अब नोवामा असेट्स मैनेजमेंट लिमिटेड जो है ऑफिशियली म्यूचुअल फंड स्कीम्स लॉन्च और मैनेज कर सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि असेट्स मैनेजमेंट कंपनी क्या होती है। असेट्स मैनेजमेंट कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो इन्वेस्टर से पैसा कलेक्ट करती है। ठीक है, और उस पैसे को इक्विटी, डेब्ट, हाइब्रिड, ठीक है, जैसे इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करती है और प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स के थ्रू जो है इन्वेस्टमेंट मैनेज करती है। ठीक है, इंडिया में हर म्यूचुअल फंड हाउस के पास एक एएमसी होता है। ठीक है, यानी असेट्स मैनेजमेंट कंपनी होती है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 में यस बैंक लिमिटेड ने नॉर्थन एआरसी कैपिटल लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप की। ठीक है, जिसका ऑब्जेक्टिव फॉर्मर क्रेडिट एक्सेस को एक्सपेंड करना था, और इस पार्टनरशिप में नॉर्थन एआरसी के लैंडिंग टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म को इंटीग्रेट किया गया। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा प्लेटफॉर्म इसका हिस्सा नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, यानी भीम। ठीक है, जून 2026 में यस बैंक ने नॉर्थन एआरसी कैपिटल लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप की। ठीक है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था इंडिया में फॉर्मल क्रेडिट एक्सेस को बढ़ाना। ठीक है, इसके लिए यस बैंक ने नॉर्थन एआरसी के टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म को इंटीग्रेट किया है। ठीक है, और इसमें कौन कौन से प्लेटफॉर्म थे? प्लेटफॉर्म थे आपके एनपीओएस। ठीक है, ये क्या है? ये प्लेटफॉर्म जो है मर्चेंट और बिजनेस लोन ऑनबोर्डिंग के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ठीक है, दूसरा प्लेटफॉर्म था एनआईएम बीयूएस। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म जो है लोन ऑरिजिनेशन और लैंडिंग प्रोसेस को ऑटोमेट करने वाला प्लेटफॉर्म है। ठीक है, थर्ड जो प्लेटफॉर्म है वो है न्यू स्कोर। ठीक है, न्यू स्कोर जो है ये अल्टरनेट डेटा के बेसिस पे जो है क्रेडिट असेसमेंट यानी क्रेडिट स्कोरिंग करने वाला प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो ये तीनों प्लेटफॉर्म जो है नॉर्थन एआरसी कैपिटल के लैंडिंग टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स हैं। ठीक है, क्लियर? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जून 2026 में एनएसई इंडिसेस लिमिटेड ने 11 नए सेक्टरल इंडिसेस लॉन्च किए हैं। ठीक है, आपको बताना है कि इस एडिशन के बाद जो है कंपनी के टोटल सेक्टरल इंडिसेस की संख्या कितनी हो गई है? तो ये हो गई है 34। कितनी? 34। सबसे पहले बात करते हैं सेक्टरल इंडेक्स के बारे में। सेक्टरल इंडेक्स क्या होता है? सेक्टरल इंडेक्स एक ऐसा स्टॉक मार्केट इंडेक्स होता है जो एक पर्टिकुलर सेक्टर की कंपनीज की परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है। जैसे कि निफ्टी बैंक हो गया। ठीक है, तो ये बैंकिंग सेक्टर के लिए। ठीक है, निफ्टी आईटी जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए, निफ्टी फार्मा जो है फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए। ठीक है, और निफ्टी ऑटो जो है ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए। ठीक है, इससे क्या होगा? इससे जो है इन्वेस्टर को पता चलता है कि किसी स्पेसिफिक सेक्टर का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है। ठीक है, क्लियर? तो जून 2026 में एनएसई इंडिसेस लिमिटेड ने 11 नए सेक्टरल इंडिसेस लॉन्च किए। ठीक है, इन नए इंडिसेस के लॉन्च होने के बाद जो है टोटल सेक्टरल इंडिसेस की संख्या जो है 34 हो गई है। ठीक है, अब इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा ये है कि ये नए इंडिसेस
इन्वेस्टर को सेक्टर स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट और बेंचमार्किंग के और अधिक ऑप्शंस प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं एनएसई इंडिसेस लिमिटेड क्या है। एनएसई इंडिसेस लिमिटेड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की सब्सिडरी है। ठीक है, ये इंडिया के अलग अलग स्टॉक मार्केट इंडेक्सेस को डिजाइन, कैलकुलेट और मेंटेन करते हैं। ठीक है, जैसे कि निफ्टी 50 हो गया, ठीक है, निफ्टी नेक्स्ट 50 हो गया, निफ्टी बैंक हो गया, निफ्टी आईटी हो गया। ठीक है, और कई सेक्टरल और थीमेटिक इंडेक्सेस हैं, ठीक है, जो कि स्टॉक मार्केट इंडेक्सेस को डिजाइन और कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 में लॉन्च किया गया नेशनल इंडस्ट्री प्लेटफॉर्म एलियंस ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटीज इन एएमएल या सीएफटी, यानी ARIFAC, इसका फुल फॉर्म हो गया एलियंस ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटीज इन एएमएल या सीएफटी। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इंडिया के एंटी मनी लॉन्ड्रिंग यानी AML, ठीक है, और कॉम्बैटिंग द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म यानी CFT इकोसिस्टम को जो है मजबूत करना। ठीक है, तो ये था इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। ठीक है, यानी ARIFAC का फुल फॉर्म क्या है, एलियंस ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटीज इन AML या CFT। ठीक है, और ये जून 2026 में लॉन्च किया गया एक नेशनल इंडस्ट्री प्लेटफॉर्म है। ठीक है, इसका मेन पर्पज क्या है, इसका मेन पर्पज है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग फ्रेमवर्क को मजबूत करना। ठीक है, और कॉम्बैटिंग द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म सिस्टम को इफेक्टिव बनाना। ठीक है, इसके साथ साथ जो है बैंक, NBFC, इंश्योरेंस कंपनीज, ठीक है, और दूसरी रिपोर्टिंग एंटिटीज के बीच जो है कोऑर्डिनेशन बढ़ाना। ठीक है, और इसके साथ साथ फाइनेंशियल क्राइम्स जैसे कि हवाला, ब्लैक मनी और टेरर फंडिंग को रोकना। ठीक है, यानी ARIFAC का फोकस जो है फाइनेंशियल सिस्टम को सेफ, ठीक है, ट्रांसपेरेंट और कंप्लायंट बनाना है। ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं एंटी मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब है इलीगल पैसा यानी ब्लैक मनी को लीगल दिखाने की प्रोसेस को मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। ठीक है, AML रूल्स का पर्पज है ब्लैक मनी को डिटेक्ट करना, ठीक है, और सस्पिशियस ट्रांजैक्शन को रिपोर्ट करना, ठीक है, और फाइनेंशियल क्राइम्स को रोकना। क्लियर। अब बात करते हैं कॉम्बैटिंग द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म यानी CFT क्या होता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तक पैसा पहुंचने से रोकना, ठीक है, और इलीगल फंडिंग चैनल को आइडेंटिफाई और ब्लॉक करना। क्लियर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 में ADB ने स्कूलनेट इंडिया लिमिटेड के साथ जो है $10 मिलियन का फाइनेंसिंग पैकेज साइन किया है। ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है 30,000 गवर्नमेंट स्कूल्स में डिजिटल लर्निंग इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना। ठीक है, जून 2026 में ADB ने स्कूलनेट इंडिया लिमिटेड के साथ जो है $10 मिलियन का फाइनेंसिंग पैकेज साइन किया है। ठीक है, और इस फंडिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इंडिया के 30,000 गवर्नमेंट स्कूल्स में डिजिटल लर्निंग इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना। ठीक है, इस प्रोजेक्ट के थ्रू जो है स्कूल्स में स्मार्ट क्लासरूम और डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, स्टूडेंट्स को मॉडर्न डिजिटल लर्निंग टूल्स मिलेंगे। ठीक है, और टीचर को टेक्नोलॉजी इनेबल्ड टीचिंग में भी सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, और इसके साथ साथ जो है क्वालिटी एजुकेशन और डिजिटल इंक्लूजन को प्रमोट किया जाएगा। ठीक है, यानी इसका मेन फोकस है एजुकेशन सेक्टर के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर। ठीक है, क्लियर। स्कूलनेट इंडिया लिमिटेड क्या है, स्कूलनेट इंडिया लिमिटेड एक एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है। ठीक है, जो कि डिजिटल लर्निंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, स्मार्ट क्लासरूम डेवलप करती है और टीचर ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाती है। ठीक है, क्लियर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 में किस इंस्टीट्यूशन ने एक्सिस बैंक के साथ जो है 100 करोड़ के CSR ग्रांट के लिए एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके तहत जो है एक्सिस बैंक BITS इंडस्ट्री रिसर्च टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पार्क जो है इस्टेब्लिश करेंगे। ठीक है, तो ये किया है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस के साथ जो है, यानी BITS प्लानिंग है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि एक्सिस बैंक BITS इंडस्ट्री रिसर्च टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पार्क इस्टेब्लिश करेंगे। ठीक है, ये इनोवेशन पार्क जो है इंडस्ट्री और एकेडमिया के बीच जो है कोलैबोरेशन को बढ़ावा देगा। ठीक है, साथ के साथ जो है रिसर्च और इनोवेशन को प्रमोट करेगा और स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करेगा। ठीक है, और एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और प्रोडक्ट इनोवेशन को एक्सीलरेट करेगा। ठीक है, साथ के साथ जो है स्टूडेंट और रिसर्चर्स को इंडस्ट्री के साथ जो है मिलाकर रियल वर्ल्ड सॉल्यूशन डेवलप करने का प्लेटफॉर्म देगा। ठीक है, यानी इसका फोकस जो है रिसर्च, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन इकोसिस्टम को मजबूत करने पर है। ठीक है, क्लियर।
CSR क्या होता है? CSR का मतलब होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि कंपनीज अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा जो है एजुकेशन, हेल्थ, एनवायरमेंट और स्किल डेवलपमेंट और सोशल वेलफेयर जैसे एरियाज में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो एक्सिस बैंक ने इसी CSR इनिशिएटिव के तहत जो है 100 करोड़ का ग्रांट जो है BITS प्लानिंग को दिया है। क्लियर? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 में इंडिया का पहला सात्विक इंडेक्स यानी BSE सात्विक 100 एथिकल बेस्ड इन्वेस्टिंग को प्रमोट करने के लिए किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है? तो ये किया है BSE इंडेक्स सर्विस प्राइवेट लिमिटेड ने। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं सात्विक इंडेक्स क्या है। सात्विक का मतलब होता है एथिकल, रिस्पॉन्सिबल या वैल्यूड बेस। ठीक है, इस इंडेक्स में उन कंपनीज को इंक्लूड किया जाता है जो एथिकल बिजनेस प्रैक्टिस फॉलो करती हैं। ठीक है, सोशली रिस्पॉन्सिबल है या सस्टेनेबल और रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस को प्रमोट करती है। ठीक है, और साथ के साथ जो है सात्विक प्रिंसिपल के अनुरूप जो है बिजनेस कंडक्ट करती है। क्लियर? यानी जो इन्वेस्टर एथिकल इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं उनके लिए ये इंडेक्स एक बेंचमार्क का काम करता है। ठीक है, BSE इंडेक्स सर्विस प्राइवेट लिमिटेड क्या है? ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की सब्सिडरी कंपनी है। ठीक है, इसका काम है कि स्टॉक मार्केट इंडेक्सेस को डिजाइन करना, ठीक है, इंडेक्सेस को कैलकुलेट और मेंटेन करना, ठीक है, और नए थीमेटिक और इंडेक्सेस लॉन्च करना, जैसे कि BSE सेंसेक्स हो गया, BSE 100 हो गया, ठीक है, BSE 500 या BSE सात्विक 100 हो गया। ठीक है, क्लियर? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 में IRDAI द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी WGAI पर गठित 7 मेंबर वर्किंग ग्रुप का चेयरपर्सन किसे अपॉइंट किया गया है? तो ये किया गया है प्रोफेसर संदीप के शुक्ला को। किसको किया है? प्रोफेसर संदीप के शुक्ला को। IRDAI क्या है? IRDAI का मतलब है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया का इंश्योरेंस सेक्टर रेगुलेटर है। ठीक है, ये इंश्योरेंस कंपनीज को रेगुलेट करता है और पॉलिसी होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, और IRDA ने इंश्योरेंस सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेफ और रिस्पॉन्सिबल यूज को बढ़ावा देने के लिए जो है 7 मेंबर्स वर्किंग ग्रुप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गठन किया है। ठीक है, और इस वर्किंग ग्रुप के चेयरपर्सन होंगे प्रोफेसर संदीप के शुक्ला। ठीक है, WGAI यानी वर्किंग ग्रुप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि इंश्योरेंस सेक्टर में AI अडॉप्शन को प्रमोट करना है। ठीक है, AI के लिए जो है एथिकल गाइडलाइंस और बेस्ट प्रैक्टिसेस बनाना है। ठीक है, और रिस्क मैनेजमेंट और गवर्नेंस फ्रेमवर्क डेवलप करना है इसके लिए। ठीक है, साथ के साथ जो है कस्टमर सर्विसेज और क्लेम प्रोसेसिंग को AI के थ्रू जो है इम्प्रूव करना है। ठीक है, इससे क्या होगा? इससे इंश्योरेंस इंडस्ट्री में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और इनोवेशन को सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, क्लियर? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 में किस बैंक ने NRIs के लिए FCNR मैक्सिमम डिपॉजिट स्कीम लॉन्च की है? ठीक है, जिसमें USD डिनोमिनेटेड FCNR डिपॉजिट पर जो है 6.25% पर एनम इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो ये किया है फेडरल बैंक ने। किसने? फेडरल बैंक ने। सबसे पहले बात करते हैं FCNR बी अकाउंट क्या होता है। FCNR का मतलब होता है फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट। ये अकाउंट क्या है? ये अकाउंट जो है NRIs के लिए होता है, जिसमें वो अपना पैसा जो है फॉरेन करेंसी में डिपॉजिट कर सकते हैं, जैसे कि US डॉलर हो गए, ठीक है, यूरो हो गया या जापानी येन हो गया। ठीक है, और इसमें जो है सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन का रिस्क नहीं होता है। ठीक है, और साथ के साथ जो है डिपॉजिट और रिपेमेंट सेम फॉरेन करेंसी में होते रहते हैं। ठीक है, क्लियर? तो जून 2026 में फेडरल बैंक ने FCNR मैक्सिमम डिपॉजिट स्कीम जो है लॉन्च की है। ठीक है, स्कीम्स के मेन फीचर्स ये हैं कि इंटरेस्ट रेट जो है 6.25% पर एनम रहेगी। ठीक है, और USD डिनोमिनेटेड FCNR भी डिपॉजिट्स में रहेंगे। ठीक है, और टेन्योर जो है 3 से 5 साल का रहेगा। ठीक है, मिनिमम डिपॉजिट जो है 500 US डॉलर रहेंगे। ठीक है, और एलिजिबल कस्टमर की अगर हम बात करें तो सिर्फ NRIs जो है डिपॉजिट्स कर सकते हैं। ठीक है, और ये स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव था कि NRIs को अट्रैक्ट इंटरेस्ट रेट के साथ जो है फॉरेन करेंसी डिपॉजिट्स का ऑप्शन प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, क्लियर? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 में किस असेट मैनेजमेंट कंपनी ने इंडिया के पहले लाइफ साइकिल म्यूचुअल फंड्स यानी जीरोधा लाइफ साइकिल फंड 2036, ठीक है,
और जीरोधा लाइफ साइकिल फंड जो है 2041 लॉन्च किए हैं। तो ये किए हैं जीरोधा फंड हाउस ने। किसने? जीरोधा फंड हाउस ने। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं लाइफ साइकिल फंड क्या होता है। लाइफ साइकिल फंड या टारगेट डेट फंड कह सकते हैं हम जो है, ठीक है, ये जो है एक ऐसा म्यूचुअल फंड होता है जिसमें असेट्स एलोकेशन ऑटोमेटिकली चेंज होता रहता है जैसे जैसे टारगेट ईयर पास आता है। ठीक है, शुरुआत में फंड का ज्यादा पैसा जो है इक्विटी में इन्वेस्ट होता है, ठीक है, ताकि लॉन्ग टर्म ग्रोथ मिल सके। ठीक है, जैसे जैसे टारगेट ईयर, ठीक है, करीब आता है, फंड धीरे धीरे जो है डेब्ट और सेफर इन्वेस्टमेंट की तरफ जो है शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, इससे क्या है कि इससे इन्वेस्टर का रिस्क जो है ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। क्लियर? तो जून 2026 में जीरोधा फंड हाउस ने जो है इंडिया के पहले लाइफ साइकिल यानी कह सकते हैं हम टारगेट डेट जो है म्यूचुअल फंड लॉन्च किए हैं। ठीक है, ये दो फंड्स थे, जीरोधा लाइफ साइकिल फंड 2036, ठीक है, और जीरोधा लाइफ साइकिल फंड जो है 2041। ठीक है, और ये जो है इंडिया के फर्स्ट टारगेट डेट म्यूचुअल फंड्स हैं। क्लियर? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 में किस कंपनी ने पंजाब नेशनल बैंक के साथ जो है पार्टनरशिप करके इको फ्रेंडली पीएनबी जैगल को ब्रांडेड ट्विन क्रेडिट कार्ड्स लॉन्च किए हैं? तो ये किए हैं जैगल प्रीपेड ओशियन सर्विसेज लिमिटेड ने। किसने? जैगल प्रीपेड ओशियन सर्विसेज लिमिटेड। इस पार्टनरशिप का मेन ऑब्जेक्टिव था कि कस्टमर को स्मार्ट और रिवॉर्डिंग क्रेडिट कार्ड एक्सपीरियंस देना। ठीक है, कॉर्पोरेट और सैलरीड प्रोफेशनल्स के लिए बेटर एक्सपेंस मैनेजमेंट प्रोवाइड कराना, डिजिटल पेमेंट्स को प्रमोट करना। ठीक है, और इसके साथ साथ जो है इको फ्रेंडली क्रेडिट कार्ड्स इंट्रोड्यूस करना। अब बात करते हैं ट्विन क्रेडिट कार्ड्स क्या होते हैं। ट्विन क्रेडिट कार्ड्स का मतलब होता है कि कस्टमर को दो अलग क्रेडिट कार्ड्स मिलते हैं जो डिफरेंट पेमेंट नेटवर्क जैसे कि रुपे या वीजा, ठीक है, दोनों पर बेस्ड हो सकते हैं। ठीक है, इससे क्या है कि इससे कस्टमर को जो है वाइडर एक्सेप्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, बेटर रिवॉर्ड ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ जो है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल यूजेस की फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। ठीक है, और मल्टीपल पेमेंट्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं। ठीक है, क्लियर? अब बात करते हैं जैगल प्रीपेड ओशियन सर्विसेज लिमिटेड क्या है। जैगल एक फिनटेक कंपनी है, ठीक है, जो कि कॉर्पोरेट एक्सपेंस मैनेजमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड कराती है। ठीक है, एम्प्लॉइज बेनिफिट्स हो गए या बिजनेस पेमेंट्स हो गए या प्रीपेड कार्ड्स हो गए, ठीक है, ये सब जो है प्रोवाइड कराती है। ठीक है, अब बात करते हैं इको फ्रेंडली क्रेडिट कार्ड क्या है। इस लॉन्च की एक खास बात यह है, कार्ड्स को इको फ्रेंडली मटेरियल से बनाया गया है जिससे कि प्लास्टिक वेस्ट कम हो। ठीक है, और सस्टेनेबल बैंकिंग को प्रमोट किया जा सके। ठीक है, क्लियर? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 में वर्ल्ड बैंक ने प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट पॉलिसी फाइनेंसिंग प्रोग्राम के अंडर जो है 1.5 बिलियन यूएस डॉलर जो है अप्रूव किए हैं। ठीक है, आपको बताना है कि इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था। तो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था प्राइवेट सेक्टर लेड जॉब क्रिएशन, ठीक है, और इकोनॉमिक ग्रोथ को स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के थ्रू जो है बूस्ट करना। ठीक है, यानी प्राइवेट सेक्टर में जॉब क्रिएशन करना, ठीक है, और इकोनॉमिक ग्रोथ को जो है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के थ्रू जो है बूस्ट करना। ठीक है, डीपीएफ क्या होता है? डीपीएफ का मतलब होता है डेवलपमेंट पॉलिसी फाइनेंसिंग। ठीक है, ये क्या होता है? डेवलपमेंट पॉलिसी फाइनेंसिंग जो है वर्ल्ड बैंक का एक फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोग्राम है। ठीक है, इसके थ्रू जो है वर्ल्ड बैंक किसी कंट्री को पॉलिसी रिफॉर्म्स यानी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कह सकते हैं हम जो है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है। ठीक है, क्लियर? मतलब इसका पर्पज इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना नहीं है बल्कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को जो है सपोर्ट करना होता है। ठीक है, तो जून 2026 में जो है वर्ल्ड बैंक ने इंडिया के लिए जो है 1.5 बिलियन यूएस डॉलर अप्रूव किए हैं। ठीक है, ये फंडिंग जो है प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट पॉलिसी फाइनेंसिंग प्रोग्राम के अंडर दी गई है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि प्राइवेट सेक्टर को जो है मजबूत करना है। ठीक है, नई जॉब क्रिएट करनी है। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सेलरेट करना है और साथ के साथ जो है बिजनेस एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करना है। ठीक है, और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करना है। यानी पूरा फोकस है प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ पर, ठीक है, ना कि गवर्नमेंट ओन्ड इंस्टीट्यूशन पर। ठीक है, क्लियर? अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स क्या होते हैं। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का मतलब है कि इकोनॉमी में ऐसे लॉन्ग टर्म चेंजेस लाना जो कि बिजनेस करना आसान हो जाए। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 में लॉन्च किए गए पीएफआरडीए पेंशन सहायक के बारे में जो है कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है? तो करेक्ट आंसर है, ये एक एआई पावर्ड ग्रीवेंस रिडल्स प्लेटफॉर्म है
ठीक है, जो सेंट्रल ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम यानी CGMS को रिप्लेस करता है। ठीक है, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। जून 2026 में जो है PFRDA ने पेंशन सहायक लॉन्च किया है। ठीक है, ये एक AI पावर्ड ग्रीवेंस रिड्रेसल प्लेटफॉर्म है। ठीक है, इसका मेन पर्पज है NPS सब्सक्राइबर्स के कंप्लेंट्स को जल्दी रिजॉल्व किया जाए। ठीक है, AI चैटबॉट के थ्रू जो है इंस्टेंट असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, पेंशन रिलेटेड क्वेरीज का क्विक रिस्पॉन्स दिया जाए। ठीक है, और डिजिटल और यूजर फ्रेंडली ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, यानी इस नए प्लेटफॉर्म ने सेंट्रल ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम को जो है रिप्लेस कर दिया है। किसने? पेंशन सहायक ने। ठीक है, किसको रिप्लेस किया है? सेंट्रल ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम को। ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं कि पेंशन सहायक के की फीचर्स क्या है। पेंशन सहायक के की फीचर्स हैं AI पावर्ड वर्चुअल असिस्टेंट है। ठीक है, फास्टर ग्रीवेंस रिजोल्यूशन प्रोवाइड कराता है, बेटर यूजर एक्सपीरियंस देता है। ठीक है, स्मार्ट क्वेरी हैंडलिंग सपोर्ट करता है। ठीक है, और इसने जो है CGMS यानी सेंट्रल ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम को जो है रिप्लेस किया है। ठीक है, क्लियर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 में IFC यानी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने सिफी टेक्नोलॉजी लिमिटेड को जो है 371 मिलियन US डॉलर किस पर्पस के लिए जो है दिए हैं। तो ये दिए गए हैं इंडिया में AI रेडी और एनर्जी एफिशिएंट डेटा सेंटर को एक्सपेंड करने के लिए। ठीक है, किस लिए दिए गए हैं? इंडिया में AI रेडी और एनर्जी एफिशिएंट डेटा सेंटर को एक्सपेंड करने के लिए। ठीक है, तो जून 2026 में IFC ने सिफी टेक्नोलॉजी लिमिटेड को जो है 371 मिलियन US डॉलर का जो है फाइनेंसिंग पैकेज प्रोवाइड किया है। ठीक है, इस फंडिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है कि इंडिया में AI रेडी यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेडी और एनर्जी एफिशिएंट डेटा सेंटर का एक्सपेंशन करना है। ठीक है, इस इन्वेस्टमेंट से जो है AI एप्लीकेशन के लिए जो है हाई परफॉर्मेंस डेटा सेंटर डेवलप किए जाएंगे। ठीक है, और क्लाउड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जाएगा। ठीक है, साथ के साथ जो है डिजिटल इकोनॉमी को सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, और इंडिया की डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और AI इकोसिस्टम को बूस्ट मिलेगा। ठीक है, और इसके साथ जो है एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी का यूज होगा, जिससे क्या है कि पावर कंजप्शन और कार्बन एमिशंस जो है कम होंगे। ठीक है, AI रेडी डेटा सेंटर क्या होता है? AI रेडी डेटा सेंटर एक एडवांस डेटा सेंटर होता है। ठीक है, जो AI, ठीक है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे वर्कलोड को जो है इफिशिएंटली हैंडल करने के लिए डिजाइन किया जाता है। ठीक है, और सिफी टेक्नोलॉजी लिमिटेड क्या है? सिफी टेक्नोलॉजी इंडिया की लीडिंग ICT यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। ठीक है, और डेटा सेंटर सर्विसेज कंपनी है। ठीक है, और ये कंपनी जो है डेटा सेंटर्स, क्लाउड सर्विस, ठीक है, नेटवर्क कनेक्टिविटी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराती है। ठीक है, क्लियर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया यानी NSE ने भारत मेटल एक्सचेंज के साथ जो है किस चीज के डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए जो है MOU साइन किया है। तो ये किया है नॉन फेरस मेटल डेरिवेटिव्स के लिए। सबसे पहले समझते हैं कि नॉन फेरस मेटल्स क्या होता है। नॉन फेरस मेटल वो मेटल होते हैं जिनमें आयरन नहीं होता है। एग्जांपल के तौर पर कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक, लेड, निकल्स। ठीक है, ये मेटल्स जो है इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल, कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। ठीक है, डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव ऐसे फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिनकी वैल्यू किसी अंडरलाइंग एसेट्स जैसे कि मेटल, गोल्ड, क्रूड ऑयल हो गया, ठीक है, करेंसी या स्टॉक पर डिपेंड करती है। ठीक है, इनका यूज होता है प्राइस रिस्क से बचने के लिए, यानी जिसको हम जो है हेजिंग कहते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग हो गया या प्राइस डिस्कवरी हो गया। ठीक है, तो जून 2026 में NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने भारत मेटल एक्सचेंज के साथ जो है एक MOU साइन किया है। ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि इंडिया में नॉन फेरस मेटल डेरिवेटिव मार्केट को डेवलप और प्रमोट किया जाए। ठीक है, पार्टनरशिप का एम था कि मेटल डेरिवेटिव मार्केट को मजबूत करना है। ठीक है, बेटर प्राइस डिस्कवरी प्रोवाइड कराना है। ठीक है, हेजिंग फैसिलिटी को इम्प्रूव करना है। ठीक है, साथ के साथ जो है मेटल इंडस्ट्री और इन्वेस्टर्स को जो है इफिशिएंट रिस्क मैनेजमेंट टूल्स देने हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 में कौन सा इंडिया क्रॉस बॉर्डर पेमेंट प्लेटफॉर्म जो है कनाडा में पेमेंट लाइसेंस प्राप्त करके जो है ओवरसीज रेगुलेटरी अप्रूवल हासिल करने वाली पहली इंडियन कंपनी बना है।
तो ये बना है स्काइडो। कौन बना है? स्काइडो। सबसे पहले बात करते हैं कि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स क्या होता है। जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में पैसा ट्रांसफर या रिसीव किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं क्रॉस बॉर्डर पेमेंट। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे इंडिया से यूएसए पेमेंट भेजा है, ठीक है, कनाडा से इंडिया पेमेंट रिसीव किया, ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे? क्रॉस बॉर्डर पेमेंट। ठीक है, क्लियर। तो जून 2026 में स्काइडो, जो एक इंडिया क्रॉस बॉर्डर पेमेंट प्लेटफॉर्म है, कनाडा में पेमेंट लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली इंडियन कंपनी बन गई है। ठीक है। इस लाइसेंस के बाद जो है स्काइडो कनाडा में लीगली क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जून 2026 में एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से जो है थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर यानी टीपीएपी अप्रूवल मिलने के बाद जो है जंप के लिए जो है पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर बैंक के रूप में किस बैंक ने पार्टनरशिप की है? तो ये की है यस बैंक ने। किस बैंक ने? यस बैंक ने। टीपीएपी क्या होता है? टीपीएपी का मतलब होता है थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर। ये ऐसे ऐप्स होते हैं जो यूपीआई पेमेंट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, लेकिन खुद क्या है? बैंक नहीं होते हैं। ठीक है। एग्जांपल के तौर पे आपका गूगल पे हो गया, ठीक है, फोन पे हो गया, या अमेजन पे हो गया, ठीक है, या भीम हो गया, ठीक है, तो ये क्या है? ये यूपीआई पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर है। ठीक है। और अब जंप भी जो है थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर के रूप में जो है यूपीआई सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है। अब बात करते हैं कि पीएसपी बैंक क्या होता है। पीएसपी का मतलब होता है पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर बैंक। ये वो बैंक होता है जो टीपीएपी यानी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर ऐप को जो है यूपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर और बैंकिंग सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। ठीक है, मतलब थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर जो है ऐप खुद बैंक नहीं होता है, इसलिए उसे जो है किसी पीएसपी बैंक के साथ जो है पार्टनरशिप करनी होती है। ठीक है। और जून 2026 में जंप को एनपीसीआई से जो है थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर अप्रूवल मिल गया है। ठीक है। इसके बाद जो है यस बैंक ने पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर बैंक के रूप में जो है जंप के साथ जो है पार्टनरशिप की है। ठीक है। और इस पार्टनरशिप के बाद जो है यूजर्स जंप ऐप के थ्रू जो है यूपीआई पेमेंट्स, मनी ट्रांसफर, मर्चेंट पेमेंट्स या क्यूआर कोड पेमेंट जैसे सर्विसेज का यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जून 2026 में किस एआई पावर ट्रेड और पेमेंट प्लेटफॉर्म को इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी यानी आईएफएससीए से गिफ्ट आईएफसी में पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर के रूप में ऑपरेट करने के लिए इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला है? तो ये मिला है लेक्सी मनी आईएफसी प्राइवेट लिमिटेड को। किसको मिला है? लेक्सी मनी आईएफसी प्राइवेट लिमिटेड को। ठीक है। गिफ्ट आईएफसी का फुल फॉर्म क्या है? गिफ्ट आईएफसी का फुल फॉर्म है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टैक्स सिटी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर। ये क्या है? ये इंडिया का पहला आईएफसी सेंटर है, ठीक है, जहां ग्लोबल बैंकिंग, इंश्योरेंस, ठीक है, फिनटेक और कैपिटल मार्केट सर्विस ऑपरेट करते हैं। ठीक है। और इसका रेगुलेटर है आईएफएससीए इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी। ठीक है। अब बात करते हैं इन प्रिंसिपल अप्रूवल क्या होता है। इन प्रिंसिपल अप्रूवल का मतलब है कि रेगुलेटर किसी कंपनी को इनिशियल अप्रूवल दे देता है, ठीक है, अगर कंपनी सभी रेगुलेटरी कंडीशंस और कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर देती है तब उसे फाइनल ऑपरेशनल लाइसेंस मिल जाता है। ठीक है। तो जून 2026 में लेक्सी मनी आईएफसी प्राइवेट लिमिटेड, जो एक एआई पावर ट्रेड और पेमेंट प्लेटफॉर्म है, को आईएफएससीए से गिफ्ट आईएफसी में पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर के रूप में जो है ऑपरेट करने के लिए इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल गया है। ठीक है, क्लियर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जून 2026 में एडीबी ने इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में किस सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए जो है 42.2 मिलियन यूएस डॉलर का स्मॉल एक्सपेंडिचर फाइनेंसिंग फैसिलिटी अप्रूव किया है? तो ये किया है बम्बू इंडस्ट्रीज के लिए। किसके लिए? बम्बू इंडस्ट्रीज के लिए। सबसे पहले समझते हैं कि स्मॉल एक्सपेंडिचर फाइनेंसिंग फैसिलिटी क्या है। ये एडीबी का एक फाइनेंसिंग मैकेनिज्म कह सकते हैं हम, जो है जिसके थ्रू जो है छोटे लेकिन हाई इम्पैक्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को फंड किया जाता है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? स्मॉल एक्सपेंडिचर फाइनेंसिंग फैसिलिटी। ठीक है।
और जून 2026 में जो है एडीबी ने 42.2 मिलियन यूएस डॉलर का स्मॉल एक्सपेंडिचर फाइनेंसिंग फैसिलिटी अप्रूव किया है। ठीक है, और इस फंडिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है कि इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो है बम्बू इंडस्ट्रीज को जो है बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंश्योरेंस के इम्पोर्टेंस। ठीक है, और फाइनेंशियल प्रोटेक्शन के बारे में जो है अवेयरनेस बढ़ाने के लिए नेशनल इंश्योरेंस अवेयरनेस डे जो है हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 28 जून को। हर साल जो है 28 जून को जो है नेशनल इंश्योरेंस अवेयरनेस डे ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, इस दिन का ऑब्जेक्टिव है कि लोगों को इंश्योरेंस के इम्पोर्टेंस और फाइनेंशियल प्रोटेक्शन के बारे में जो है अवेयर किया जाए। ठीक है, तो कब मनाया जाता है? 28 जून को। ठीक है, क्लियर। तो ये थे आपके बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस से रिलेटेड एमसीक्यूज, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में जरूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका जो है, क्योंकि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में जरूर आते हैं। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।